बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करूँगी बच्चों के हवाले से, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और बहुत ज़्यादा गौर से सुनिएगा कि किस तरह से पेरेंट्स जो है वो गलतियाँ करते हैं, बच्चों को जान का ख़तरा हो जाता है। कभी भी जब भी बच्चे के सर में दर्द हो तो आपने एस्प्रिन या डिस्प्रिन टैबलेट उसे नहीं देनी एज अ पेन किलर। क्या होता है, इससे इतने सीवियर किस्म के अफेक्ट पड़ते हैं बच्चे के ब्रेन और लिवर पर, के दोनों ब्रेन और लिवर डैमेज होने का ख़तरा हो जाता है। तो इस अवेयरनेस को पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स तक, ताकि वो बिला सोचे समझे किसी भी किस्म की मेडिसिन्स अपने बच्चों को ना दें कि उन्हें जो है वो जान का ख़तरा हो जाए। और यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से बच्चों की जो है वो डेथ हो जाती है और या फिर उनको सीवियर किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है ज़िंदगी भर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जब भी बच्चे को कोई वायरल इन्फेक्शन हो, किसी भी वायरस की वजह से इन्फेक्शन हो, ख़ासकर बच्चे को अगर चिकन पॉक्स का मसला हो रहा है या फ्लू का मसला हो रहा है, तो कभी भी आप बच्चों को एस्प्रिन या डिस्प्रिन टैबलेट ना दें उसके सर दर्द को कवर करने के लिए। क्योंकि ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बच्चे के सर में बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, कोई भी पेन किलर जो है वो बच्चों को दे देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को रे सिंड्रोम्स होने का ख़तरा होता है। रे सिंड्रोम जो होता है बहुत रेयर डिसऑर्डर होता है और डायरेक्टली ये आपकी ब्रेन और लिवर को डैमेज कर देता है और ये किसी भी एज में हो सकता है। मोस्टली जो है वो चिल्ड्रंस में जो है वो ये सिंड्रोम देखा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, एक्सपर्ट जो है वो आज तक श्योर नहीं हुए कि क्या एग्जैक्ट कॉज है इसका, लेकिन कहा जाता है कि इसका एस्प्रिन और वायरल इन्फेक्शन का आपस में ट्रिगर हो जाता है, यानी कि रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ये सिंड्रोम हो जाता है। और ये उन बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है जिनको फैटी ऑक्सीडेशन डिसऑर्डर का चांस होता है। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डिसऑर्डर जो है बेसिकली एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जो जिसमें क्या होता है, बच्चा फैटी एसिड्स को ब्रेक नहीं कर पाता अपनी बॉडी में। तो उसकी वजह से जब ओटीसी मेडिसिन जाती हैं, जिसमें सैलिसाइलेट्स हो गई यानी कि एस्प्रिन वगैरह, इसके अलावा और भी टैबलेट्स होती हैं जिसमें एक कंपाउंड मौजूद होता है जैसे कि बिस्मुथ सब सैलिसाइलेट, पेप्टो बिस्मो। इसके अलावा एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें विंटर ग्रीन ऑयल प्रेजेंट होता है। विंटर ग्रीन ऑयल विंटोजिनो में बहुत प्रेजेंट होता है, टॉपिकली मेडिकेशन होती है। तो बच्चों को वो भी अप्लाई नहीं करनी चाहिए उनकी बॉडी पे। तो इससे क्या होता है, बच्चे को डायरेक्टली रे सिंड्रोम होता है और वो डायरेक्ट आईसीयू में या सीसीयू में चला जाता है। बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं इस डिज़ीज़ की वजह से। तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बच्चे को शुरू में जो है वो वॉमिटिंग होती है इरिटेबिलिटी के साथ और एग्रेसिवनेस के साथ। उसके बाद बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और बहुत ज़्यादा निढाल हो जाती है उसकी तबीयत, और थोड़ी देर के बाद, कुछ घंटों के बाद उसको जो है वो दौरे पड़ना शुरू हो जाता है, यानी कि सीजर्स हो जाता है उसको, और वो कोमे में चला जाता है। तो इतना ज़्यादा ख़तरनाक है। तो क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं रे सिंड्रोम होने के, तो मोस्ट कॉमनली जो मैंने बताया मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिनमें होता है बच्चों में, तो उसमें हायर रिस्क के चांसेस होते हैं रे सिंड्रोम होने के। इसके अलावा स्क्रीनिंग टेस्ट के ज़रिए रिवील कर सकते हैं कि आपके बच्चे को इस किस्म का कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। और उसमें अगर कोई घर का अफराद एस्प्रिन इस्तेमाल करता है, कोई हार्ट का पेशेंट है या बहुत से लोग डिस्प्रिन यूज़ करते हैं सर के दर्द में, तो वो अगर उस बच्चे को दे देंगे तो उसमें जो है वो चांसेस रे सिंड्रोम होने के बढ़ जाते हैं। लेकिन ये सिंड्रोम जो होता है वो रेयर होता है। घर में बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए पैनाडोल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि टाइलिनोल का। तो और आपने देखा है, अगर आप बच्चे के बुखार के लिए भी सिरप वगैरह लेंगे तो वो आपको सबसे पहले फार्मासिस्ट या फिर जो है वो केमिस्ट आपको पैनाडोल ही देगा, डायरेक्ट एस्प्रिन नहीं देगा। तो यही वजह है कि ये रेयरली होता है और ये पेरेंट्स की गलती की वजह से ही होता है कि अगर वो गलती से उसको बच्चे को एस्प्रिन देते हैं। क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है इसके अंदर, तो जैसे कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है और कुछ ही घंटे में बच्चे के अंदर जो है वो कॉम्प्लिकेशंस नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो इसके अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। डायरेक्ट पेशेंट को आईसीयू में या सीसीयू में जो है वो रखा जाता है और वहाँ पर भी सिर्फ उसकी अलामात यानी कि उसके सिम्टम्स को ट्रीट किया जाता है। और बच्चे को जो है वो प्रॉपर हाइड्रेट रखा जाता है, यानी कि उसको आईवी के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स दिए जाते हैं, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करके रखा जाता है।
कार्डियो रिस्पायरेटरी स्टेटस को चेक करते रहते हैं, लिवर के फंक्शन को भी देखते रहते हैं। जो ब्रेन में स्वेलिंग होती है उसको रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है मेडिसिन के थ्रू। मेडिसिन में इंसुलिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और डाययूरेटिक दिए जाते हैं ताकि एक्सेसिव फ्लूइड जिसकी वजह से स्वेलिंग हो रही है उसको ओवरकम कर सकें। जो ब्रेन में जो स्वेलिंग हो रही है उस कॉर्टिकोस्टेरॉइड के थ्रू जो है वो रिड्यूस कर सकें। इसके अलावा इंसुलिन और ब्रीथिंग मशीन्स और रिस्पायरेटर्स लगाए जाते हैं ताकि बच्चा प्रॉपरली ब्रीथ कर सके। अगर इस सिंड्रोम में बच्चा लेट स्टेज पे पहुंच जाता है तो क्या होता है, डायरेक्टली बच्चे का परमानेंटली ब्रेन डैमेज होने का ख़तरा हो जाता है और एट द लास्ट बच्चे की डेथ हो जाती है। तो कुछ प्रिवेंटिव मेजर के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या हो सकते हैं इस सिंड्रोम को ओवरकम करने के लिए। तो एज सच तो कोई प्रिवेंटिंग इसके मेजर्स नहीं है, लेकिन आपको चाहिए कि आप किसी भी किस्म की मेडिसिन्स को बच्चे से दूर रखें और ख़ुद भी सेल्फ मेडिकेशन करने से गुरेज करें, जिसकी वजह से इर्रेशनल ड्रग्स का ज़्यादा इर्रेशनल यूज़ करने की वजह से बहुत सीवियर किस्म की कॉम्प्लिकेशन होती हैं। जहाँ ये मेडिसिन हमारी जान बचाती हैं वहाँ ये ख़तरनाक भी साबित हो सकती है, क्योंकि आपको ख़ुद नहीं पता ना कि आपको किस किस्म के सिम्टम्स आ रहे हैं। आपको नज़ला हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अदर वो वायरल हो रहा है या बैक्टीरियल हो रहा है। तो हमेशा डॉक्टर से या किसी अच्छे मेडिकल प्रोफेशनल से एडवाइस लेनी चाहिए, किसी फार्मासिस्ट से एडवाइस लेनी चाहिए, फिर मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहिए। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा और मेरी अवेयरनेस और लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि वो इस किस्म की गलती से गुरेज करें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, हेल्दी रहें, एक्टिव रहें। अल्लाह हाफ़िज़।